तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एनिमल फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका कि नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यार मैं जब भी इस चैप्टर को पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मुझे एक बड़ा प्यारा सा गाना याद आता है, बड़ा पुराना गाना है। सांसों की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो सांसों की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए, तो यहीं पे रहो, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वो सब अलग मैटर है, पढ़ लो डॉक्टर डॉक्टर बन जाओ तो तमाम सब मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं किसकी? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो ब्रीदिंग का मतलब ही सीधा सा है सांस लेना, सीधा सा हिंदी मतलब है सांस लेना। सांस लेना, सांस लेना नहीं, सांस बहु बोला सांस नहीं, सांस लेना। सांस लेते क्यों हैं? लेते हैं तो लेते क्या है? सांस लेते हैं तो कह रहे हैं कि लेते हैं तो हवा लेते हैं अंदर। हाँ हाँ, हवा तो लेते ही, लेकिन मेन हम लेते किस लिए हैं? लेते हम ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। क्या ऑक्सीजन को जरूरत क्या लेने की भाई? क्या काम है? क्योंकि यही जो ऑक्सीजन है, यही जो ऑक्सीजन है, यही क्या है? ये तो तुमने भैया रोटी खा ली, ठीक, तुमने मुर्गा भी खा लिया। मुर्गा गोल गोल नहीं होता तो ऐसे, लेकिन हम बना नहीं पाते। तो ये तुमने रोटी खा ली, ठीक, रोटी खा ली। तो पहले चैप्टर ने तुम्हारी मदद कर दी, डाइजेशन ने। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ध्यान करो चैप्टर का नाम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। की रोटी टूट गई भैया, काहे में? रोटी टूट गई तुम्हारी ग्लूकोज में। डाइजेशन का यही तो काम था कि जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसको छोड़ना, किसमें? उसको तोड़ना, छोड़ना नहीं, उसको तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जो कार्बोहाइड्रेट वो किसमें टूट गए? कार्बोहाइड्रेट टूट गए ग्लूकोज में। और उसके बाद आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन बेटा टूट गया किसमें? अमीनो एसिड्स में, ठीक। फैट टूट गया किसमें? फैट टूट गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो हमने इन सब चीजों का कोई बुरा नहीं माना। हम क्या बुरा मानेंगे? हम तो खा रहे बढ़िया बढ़िया। नान खा ली, मुर्गा को सेम खाई भी है, कल नान खाई भी है, लेकिन वो जब बाद में सूख गई थी ना, तो ऐसी स्पंज जैसी हुई थी, खा नहीं पा रहे थे। तो जितनी खाई तो वो तो क्या हो गई? वो तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। तोड़ता रह दिया डाइजेस्टिव सिस्टम ने, हमारे स्टमक ने, सबने मिलकर उसको तोड़ दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये है भैया ह्यूमन बीइंग, ठीक। थोड़ी सी गर्दन भी बना देते हैं। इसने रोटी खा ली और यहाँ पे सेल है, इतनी बड़ी नहीं है, सबको पता है, लेकिन दिखेगा कैसे? इतनी छोटी बना देंगे। ये सेल है, ग्लूकोज यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। अब ये कह रहा है, ये इंसान, तुम्हारा नाम लेंगे तुम गुस्सा हो जाओगे, हम ही कह रहे हैं, कह रहे खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, एनर्जी नहीं आ रही है। बोले एनर्जी नहीं आ रही है, तो उसका बेटा रीजन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई बहुत छोटे बच्चे आप नहीं है। ग्लूकोज को सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया, और सेल के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल में आपको प्लांट्स का याद आ गया होगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो वही चीज जिसमें भी होती है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें भी, दोनों में यही रिएक्शन होती है, जिसको कि हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहीं से अब ये ऑक्सीजन आ गई, अब रोल स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का ये जो सेल्स हैं, सेल्स का हमने पूरा ग्रुप बना दिया। ये जो टिश्यू है, टिश्यू में क्या हुआ जी? टिश्यू में ऑक्सीजन इंटर हुई, और जब इस टिश्यू में ऑक्सीजन इंटर होती है, जब इस टिश्यू में ऑक्सीजन इंटर होती है, तब आपने पढ़ रखा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन नाम का एक फिनोमिना होता है, जिससे क्या होगा? यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी बेटा क्या होगी? यहां पर एनर्जी यहां पर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक। हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहीं पर एक बात हम और भी क्लियर कर लेते हैं कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब तो ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। यार मैं छोटा तो मैं भी इस बात को सोचता था, आप भी सोचते होंगे कि हम जो हवा लेते हैं, हम केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो अंदर जो हवा ले रहे हैं तो क्या कोई फिल्टर लगा हुआ है कि सब बाहर रह गया? केवल ऑक्सीजन अंदर आ गई, नाइट्रोजन बाहर रह गई, हीलियम बाहर रह गई, इतनी सब चीजें हमने पढ़ रखी थी। तो सच्चाई तो ये कि अंदर जो हवा जाती है वो पूरी पूरी जाती है, जिसमें कि ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो नाइट्रोजन 78% तो अंदर जाती है, लेकिन 78% ही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं, उस नाइट्रोजन का कोई रोल भी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट कर ले। नाइट्रोजन को पता है कितना बवाल करके तो माइक्रोब्स वगैरह सब लेते हैं छीन छान के। तो यहाँ पर इतनी बात हो गई कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। तो तुम कहोगे इतना बोल रहे हो, आप ये बताओ कि भैया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कुछ अंतर तो होगा?
कोई तो अंतर होगा, अंतर है। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग एक तरह से मजदूर है, ऑक्सीजन लाए मजदूर है, मजदूर है। मजदूर और मिस्त्री अलग अलग चीज होती है। मिस्त्री अलग होता है जो कि आर्किटेक्चर होता है, जो बनाता है, दीवार बन रही है आपकी, बिल्डिंग बन रही है। मजदूर क्या करता है, केवल मोरंग या सीमेंट जो भी चीज भर के ले आए उसने डाल दिया, उसका काम खत्म। इसी तरह से क्या कर रहा है, इसी तरह से ये जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग को तुम समझो मजदूर है, उसने क्या किया, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लिया और लाके इसको क्या किया, उसको लाके फेंक दिया लंग्स में, ठीक, और CO2 को वहीं से उठा के ले गया। बात को समझे। लेकिन जो आपका मिस्त्री है, जो मिस्त्री है जो कि दीवार को बना रहा है, जो बिल्डिंग को बना रहा है, वो क्या करता है, अब आगे की चीजें वो करता है और उसकी फीस भी ज्यादा होती है। लेबर जो मजदूर है उसकी फीस भी कम होती है, जबकि मेहनत वो ज्यादा करता है, मेहनत कम करता है, लेकिन उसकी फीस ज्यादा है, इसकी फीस कम है। ये सब अलग बातें। अब आइए हम देख लेते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़े कुछ बेसिक से जो डिफरेंसेस हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो ये बेटा है यहाँ पर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ठीक, ये हो गया रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, तो हमने आपसे बोल दिया ना कि ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग मजदूर है, बस ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग मजदूर है। तो सबसे पहला डिफरेंस यही हो गया। ये कैसा है, ये है एक फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक। इसको कह सकते हैं कि ये कैसा है, ये होता है बेटा एक बायोकेमिकल प्रोसेस, या फिजिको केमिकल भी बोल देते हैं। फिजिक्स तो जुड़ी है यार, कोई भी काम हो रहा है फिजिक्स तो जुड़ी है, ठीक। नंबर 2 बात, अब बात आती एनर्जी की। तो क्या ब्रीदिंग में कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? ब्रीदिंग का तो काम ही केवल यही है कि ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लाया, लंग्स में लाके उसको छोड़ दिया, CO2 को लंग्स से लिया, उसको बाहर कर दिया, ठीक। तो ये कैसा है, केवल ये प्रोसेस इस तरह से है कि इसमें कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में हमको खूब पता है कि जब ATP हम देते हैं, जब 2 ATP देते हैं, अगर आप ध्यान करें रेस्पिरेशन का पहला स्टेप, तो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस कहता है कि पहले तो 2 ATP दो ATP दोगे तब 4 ATP हम आपको बनाकर देंगे रिटर्न में, ठीक है। तो कहता है कि कुछ पैसा लगाओ तो हम पैसा कमा के देते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्या ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस होती है? नहीं, ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है। अब तीसरा डिफरेंस भी देख लेते हैं हम। सांस लो, सबसे पहले तो क्या करा जाए, सबसे पहले सांस ली जाए और सांस ले, तो आई नहीं ली, लेकिन सांस जब छोड़ रहे हैं, जो हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं, एक्सपीरेशन कर रहे हैं, तो जो ब्रीदिंग है इसके 2 स्टेप्स हैं। एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इसी को बोलते हैं इंस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। तो इंस्पिरेशन इनहेलेशन का प्रोसेस जो होता है वो होता है बेटा एक्टिव, और जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो होता है पैसिव प्रोसेस, ठीक। तो अब जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो जहां यार ATP इन्वॉल्व हो गया तो अपने आप ही एक्टिव हो गया, तो ये तो पूरा का पूरा एक्टिव ही होगा, ठीक भैया। ये केवल आपका एक्टिव ही होगा। गाना फिर से क्या लेके, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हमको उसमें से एक ही चीज समझ में आई थी उस समय कि बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांस तुम जानते नहीं तो बाद में थोड़ा बहुत कुटाए गए, मार खाया, तो यार लगा कि पढ़ ले और कहीं ठीक ठाक नौकरी नहीं मिल रही है, वो टीचर बन जाओ। अरे मजाक कर रहे हैं, नहीं है हालत मेरी ऐसी। तो अब आगे आ जाते हैं। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के डिफरेंस की हमने बात कर ली। अब थोड़ा एनिमल किंगडम को भी हमें देखना है। तो यार मैं तो मानता हूँ कि ये दुनिया जो है भगवान और अल्लाह ने मिलकर बनाई है, भगवान और अल्लाह ने मिलकर बनाई है। और तो हमें बनाया क्या, केवल हमें बनाया? ये सब जितने जो जानवर हैं, ये कुत्ते, बिल्ली, मेंढक फेंढक, ये वो, सांप वाप, और बहुत से तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि बेचारे जो सिंपल आदमी तो जानते ही नहीं क्या अमीबा की ये क्या होता है, क्या पोरीफेरा, बोले क्या फ्रांस में है ये, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। मधु कह के जाओ यार, दिमाग ना खपाओ हमारा, फालतू में भगत। तो अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जितनी हमें चीजों की जानकारी है, तो हमें ये पता है
कि सबसे पहले बैक्टीरिया को बनाया था भगवान ने, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिमल किंगडम की, तो यहाँ पर सबसे पहले अमीबा, अमीबा या प्रोटोजोअन्स को आप कह सकते हैं अमीबा। ठीक, मैं लिख दूं पहले 4-5, बार बार सबको लिखूं फिर बताऊं, एक ही बार में सबको लिख देता हूँ। अमीबा हो गया, वो पूछा उछा नहीं जाता है, बहुत सिंपल ट्रू फॉल्स में इधर उधर करके पूछ ले। अमीबा हो तो तुमको पढ़ा क्यों, क्योंकि सब दिया किताब में, पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाएंगे तुम कहोगे ये पढ़ाते नहीं हो, तुम कहते हो अंडरस्टूड है, तो पढ़ लो, पूरा पूरा पढ़ लेते हैं। अमीबा हो गया, ओरीफेरा, अमीबा ओरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक, एस्केलमेंथीस, एस्केलमेंथीस, प्लेटी हेलमेंथीस, प्लेटी हेलमेंथीस। ठीक, ये तो बेचारे की गरीबी की दास्तान है पूरी पूरी, यहाँ पर ये तो बेचारे गरीब हैं एकदम। तो इनका ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था, तो भगवान का तुम यार जनरल बॉडी सरफेस से अपना तुम ऑक्सीजन वगैरह लो। तो इनमें आप ये देखिए ये कैसा है, जनरल बॉडी सरफेस। पर एक सच यहां पर ये भी है कि जो टीनोफोरा है इसमें जरूरत ही नहीं है, कोई पानी में रहता है, पानी से सब चीजें इसको अपने आप ही सब मिलती रहती है। तो अब हम अमीरों की बात करते हैं। एनेलिडा, तुम कहोगे एनेलिडा बहुत बड़ा अमीर है क्या, तुम ये कहोगे एनेलिडा बहुत क्या अमीर है, अरे तुमसे तो बहुत गरीब है, इन सबसे तो बहुत अमीर है, ये तो बेचारे एकदम भूखे नंगे गरीब टुच्चे टाइप के प्राणी है, ये है अमीर। तो इसमें कैसे होगा, इसमें होता है मॉइस्ट क्यूटिकल या मॉइस्ट स्किन भी तुम कह सकते हो। आर्थ्रोपोडा कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतनी चीजें हैं कि तुम तो डर ही जाओगे। आर्थ्रोपोडा, तो बच्चे भी कह रहे हैं हम कैसे डर जाएंगे, बोले एनिमल किंगडम पढ़ लेना, सब दिए हुए हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले तो इंसेक्ट्स है, अपना झंडा लेके, सब जगह यहाँ कम हो जाती है तो आगे लिखेंगे इसको इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में बेटा कैसे, ट्रैकिओल्स, इंसेक्ट्स में कैसे हो गया ट्रैकिओल्स। ठीक, अब दूसरा है क्रैब, पहले लिखते हैं प्रॉन को, ठीक, क्रैब और स्कॉर्पियन। इतने में तो जहां इधर तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो गया ना, बच्चे का आता था थोड़ा, कोई फर्जी बता रहे हैं, पहले उसको लिखे थे अब नीचे कर दिया, इधर कर दिया, अरे तो थोड़ा सा याद करना है यार मुझको, हाँ हाँ हमको याद करना, तुम्हें नहीं याद करना। प्रॉन, प्रॉन में कैसे होता है, प्रॉन में होगा गिल्स से। अब आई बात क्रैब की, क्रैब होता है केकड़ा, केकड़ा। प्रॉन, प्रॉन पी से प्रॉन, प्रॉन कहाँ होगा, झींगा मछली कहाँ होगा, पी से प्रॉन, प्रॉन कहाँ होगा, पानी में होगा, तो पानी में तो गिल्स, ये सबको पता होता है। दूसरी बात क्रैब, क्रैब में और बड़ा कर दिया, कह दिया इसमें होते हैं बुक गिल्स, और इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं बुक लंग्स। ठीक, इतनी चीजों में आप सहमत है कि इनमें इस तरह का रेस्पिरेशन, सहमत ये सब ये बुक में है तो सहमत तो होना ही पड़ेगा तुमको, उसमें कौन सी ऐसी बात है, तो तुम्हें तो सहमत होना ही है, क्योंकि सब बुक में दिए है, सब सिलेबस में मैंने बहुत सारी चीज देखी। एक तो हो सकता है एनसीईआरटी में ना दी हो तो पढ़ लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारी बात हो गई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, लेकिन अब जो मेन उनकी तो बात कर लें, ये तो बेचारे सीधे साधे सिंपल वाले हैं। अब जिनसे हमारा मेन पाला पड़ना है उनकी हम बात कर ले, थोड़ा बहुत उनकी पुरानी जो गरीब गरीब है उनकी भी कर लेते, क्योंकि तुलना करनी पड़ती है। तुम कैसे कहोगे कि तुम अमीर हो, जब तुम्हारे आसपास 10 गरीब होंगे तो तभी तो तुम कहलाओगे कि तुम अमीर हो। सब लिए हैं 10 करोड़ रुपए, तुम भी लिए हो 10 करोड़ रुपए, तो तुम क्या अमीर हो उनसे, एवरेज बराबर। तो तुलना भी तो करनी है, इसलिए एनिमल किंगडम की भी चीजें देखनी पड़ती। तो बेटा अब हम आ जाते हैं जो हमारे और भी कुछ हैं, हमारी प्यारी प्यारी सी फिशेस। ठीक, फिशेस में आप जानते हैं कैसे होता है, फिशेस में होता है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। और अब जो तुमको यहाँ पर याद करना है वो मैं लिख दे रहा हूँ,
ये होता है ब्रैकियल रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक, फिशेस के बाद नंबर 2, फिशेस के बाद एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स। इनमें कैसे होगा, इनमें गुरुजी होता है लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक, फिशेस की बात हो गई, एम्फीबियंस की बात हो गई। अब एम्फीबियंस कहते हैं कि हम तो बहुत ही कलाकार हैं, गिल से भी करते हैं, लंग्स से भी करते हैं और स्किन से भी कर लेते हैं। तो गिल्स वाला किसमें होगा, गिल्स होता है टैडपोल में, 9th 10th में आप खूब पढ़ चुके हैं इसको। और स्किन वाला रेस्पिरेशन, स्किन वाला रेस्पिरेशन कहलाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बेटा कभी कभी याद नहीं हो पाते हैं, कभी कभी याद नहीं हो पाते कि किसका क्या नाम है। तो पहले तो ये याद करते हैं लंग्स वाला, कि लंग्स वाले को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो तुम अभी आगे पढ़ोगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो उसमें आएगा पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी। तो हमारा हार्ट का दे रखा है ह्यूमंस का ही, तो पल्मोनरी वाला किसका हो गया, पल्मोनरी का हो गया हमारा मैमल्स का। ठीक, अब दूसरी बात आती है जो टैडपोल है या गिल्स वाले में, टैडपोल की बात कर रहा हूँ, जो स्किन वाला है, स्किन वाला ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, जो भी है, जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। क्यूटिकल आपको ध्यान रहती होगी अर्थवॉर्म की, क्यूटिकल अर्थवॉर्म की रहती है। तो यार तुम्हें अगर क्यूटिकल से भी ना याद हो रहा हो, या कहो तुम कहोगे क्यूटिकल ही कठिन है, क्यूट, कोई लड़की आपको कैसे क्यूट लगती देखने में, क्यूट, लड़की कहेगी हमें क्यों लड़की क्यूट लगेगी, लड़की को तुम्हें चलो लड़का कैसे क्यूट लगता है, चेहरे देखती हो, स्किन, चेहरा, स्किन, तो स्किन क्यूट लग रही तो हमारा अपना काम बन गया। इसको कौन क्यूट लगता है नहीं लगता है, मेरा उससे क्या लेना देना। तो क्यूटेनियस क्या हो गया, क्यूटेनियस हो गया स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन वो कर ले रहा है, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर ले रहा है, दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमारी जो बेटा बात खत्म हो रही है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हमने बात यहाँ पर खत्म कर दी। अब हमारा जो मेन चैप्टर है, मेन चैप्टर का चैप्टर तो पूरे कब हमारा है, जो मेन आर्टिकल है जो हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आज हम आपको बता रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको पता है, बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं भी वो भी जानता, सांस लेते तो हवा जाती का, हवा जाती फेफड़े में, हवा जाती का फेफड़े में। और अब हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी बनाते हैं, चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सिंपल से डायग्राम बना देता हूँ मैं, बहुत अच्छा मैं बना ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से लंग्स होते हैं, थोड़े से गोल से होते तिकोने टाइप के हैं। तो ये जो है इस तरह से करके ये इसकी ओपनिंग है। तो हम जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, सांस हम लेते कहाँ से, सांस हम लेते कहाँ से, मुंह से लेते हैं। मुंह से तो पिक्चरों में लेते हैं, गाना है ना, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, बकवास गाना है यार। सांस हम लेते हैं, बुक्स में दे रखा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, नाक से लेते हैं। तो ये मान लेते हैं भाई साहब कि अरे यार एक छोटा सा बना लो ऐसे करके, ये नाक कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, तुम यही समझ लेना कि हम ही हैं। ठीक है, जगह नहीं थी तो वो मैंने किया नहीं, बस ये तुम मान लो कि इधर जाके कहीं पे बहुत मोटा आदमी, बहुत मोटा आदमी, ये भी बहुत मोटा है। तो एक्सटर्नल नेयर्स हैं, इनसे क्या होगा, इनसे ही हवा बाहर आएगी। तो सबसे पहले हम यार पैसेज लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन का जो कैसे आ रही है, लंग्स तक कैसे पहुंच रही, कहाँ कहाँ से जा रही है, क्या क्या उसको दुख झेलने पड़ रहे, क्या क्या उसको खुशी हो रही, इसको और देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रिल। ठीक, एक्सटर्नल नेयर्स से कहाँ जाएगी, फेरिंग्स, फेरिंग्स होता है गला, फेरिंग्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फेरिंग्स के बाद
ग्लॉटिस, फिर लैरिंग्स, फिर है जी ट्रैकिया, ठीक, फिर ब्रोंकी, ब्रोंकी, फिर नेक्स्ट इसका बड़ा भाई इससे बड़ा हो गया ब्रोंक्यूल, होता छोटा है इससे ब्रोंक्यूल, और सबसे लास्ट में है एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक। बेटा यहां पर ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और जब तक नाक से सांस लेकर लंग्स में एल्वियोली तक जो हवा पहुंचती है, तो उस पूरे पैसेज को दो पार्ट में बांटा गया है। ये यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके आपका इतना जो पोर्शन है, ये ब्रोंक्यूल भी इसमें है सम्मिलित, ये इतना जो पोर्शन है, ये तो बेटा क्या है, तुम कहोगे हमसे क्या पूछते हो बार बार, ये चलो आदत है यार, ये है कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन, ठीक। और ये क्या है, एल्वियोली, वो मिल गया यार, एल्वियोली जी क्या है, एक्सचेंज जोन, एक्सचेंज जोन है या एक्सचेंज पार्ट, ठीक। इतनी चीजें हो गई, इतनी चीजें हो गई हमारी किसकी, जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा जो ऑक्सीजन का पाथवे है उसमें दो पार्ट में कर दिए, कंडक्टिंग जोन और दूसरा एक्सचेंज जोन। हम इंसान हैं, हम इंसान तो है ही हैं, हम इंसान हैं। मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने भगवान जी को ईमेल किया, मैंने भगवान को ईमेल किया, मैंने भगवान जी एक बात बताओ, ये इतना लंबा चौड़ा ये रास्ता करने की क्या जरूरत थी, लंग्स तो यहाँ पे हैं, ये सीधे यहीं कुछ कर देते ना, कहो कि इससे क्या नौटंकी आपने कर दी है, कभी कभी तो हवा ही नहीं ठीक से आती है, तो यहीं पे कर देते तो सीधे क्या होती, हवा आती, एल्वियोली चली जाती। भगवान कह रहे हाँ तुम ही बुद्धिमान हो, हम तो बेवकूफ है ना। हमने प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, कोई तो कारण रहा होगा। बोले है कारण, बोले तुम यहीं से सीधी सांस ले लेते, अब तुम पता चला खड़े हो अंटार्कटिका में, टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब वो हवा तो आ गई तुम्हारे -10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, तो तुम क्या हो गए, टेढ़े हो जाओगे। तो बोले ये कंडक्टिंग जोन है, इसका सबसे पहला काम, तो बोले यार इसको तुम अलग उसमें लिखो, अलग हटाओ इसको, इसको मिटाओ और फिर से लिखो, फिर लिखो ढंग से, और डायग्राम बहुत अच्छा बना है। अरे बना लूंगा, फिर बना क्या लूंगा, मजबूरी बनाना ही पड़ेगा। तो भैया आगे हम बढ़ते हैं इसमें, और कंडक्टिंग जोन के, जो कंडक्टिंग जोन है इसके सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि कंडक्टिंग जोन क्यों है, या इस कंडक्टिंग जोन के जो काम है वो काम आखिर क्या है इसके। सबसे पहला काम फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन अवॉइड करता है एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल हम यहाँ इंडिया में रहते हैं, और कोई आ गया बाहर से, अमेरिका से कोई आ गया तो वो फॉरेनर है, और इंडिया में एकदम राष्ट्रपति का वो आदेश हो गया सब फॉरेन मंगाओ यहाँ से। तो यही चीज़ है, फिल्ट्रेशन करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, धूल के पार्टिकल है, धुएं के पार्टिकल है, कुछ भी है, डस्ट वस्ट है, वो सब हटा देता है, फिल्ट्रेशन। नंबर 2 टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन का क्या मतलब है कि ये तो तुम खड़े हो यहाँ पर अंटार्कटिका में, ठीक, और अरे पहने हो कपड़े वपड़े यार, ये ना सोचोगे ऐसे खड़ा कर दिया, ये अंटार्कटिका में, ये यहाँ टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम्हारा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और तुम्हें इसको इतना ही करना है, इसी टेम्परेचर पे लाना है। तो टेम्परेचर का रेगुलेशन करना है, उसको बॉडी टेम्परेचर पे ले आना है। इतनी बात हम बेटा अभी कर चुके हैं। अब हम नंबर 3 बात करते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन इसका क्या मतलब है, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब, इसका मतलब है उस हवा को मॉइस्ट करना, उस हवा को मॉइस्ट करना। अब तुम कहोगे मॉइस्ट करना क्या होता है, मॉइस्चर, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई भी है क्लास में जिसने कभी चाय ना बनाई हो या चाय बनते ना देखी हो। चाय बनते जरूर देखी हो, भले बनाई ना हो, और नहीं बनाई है तो आज बना के देख लेना, भले गंदी चाय बनाना। तो चाय जब चढ़ा देना तुम भगोने में,
पतीले में, चाहे कुकर में नहीं चढ़ाई जाती है, समझे। और कुकर अगर तुम्हारे पास हो तो देख लेना, नहीं घर में कुकर जो सीटी निकलती है ना, देख तो भाप ऐसे निकलती है, उस पर हाथ ऐसे अगर कर देना बिल्कुल पास ना, नहीं जली जाओगे, तो उस पर तुम देखना थोड़ा पानी की बूंदे ऐसी आ जाएगी, वही है मॉइस्चर, वही मॉइस्चर है, ठीक है। तो नंबर 3 इसको क्या करना, ह्यूमिडिफिकेशन करना, उस हवा को मॉइस्ट भी करना इसका काम होता है, जो हमारा कंडक्टिव जोन है, ठीक। अब एक्सचेंज जोन, जो एक्सचेंज जोन है जो कि एल्वियोली है, उनका मेन काम है केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। ये लंग्स है बेटा, ठीक है, इनमें करीब 1.5 करोड़ एल्वियोली होते हैं, ठीक, ऐसे बना दे रहा है ये इस तरह से। ये ब्लड वेसल तो मान लो कि यहां से निकल रही है, तो ऑक्सीजन यहां से इधर चली जाएगी और CO2 यहां से क्या होगी, CO2 यहां से वहां चली जाएगी, ठीक, दोनों में जाएगी। अच्छा नहीं तो कहोगे नहीं दोनों में क्यों नहीं बनाया, अंडरस्टूड सी बात है, दोनों में जाएगी, ऑक्सीजन इधर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक। तो इतनी बात हो गई हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका जो कंडक्टिंग जोन है और जिनका एक्सचेंज जोन है, इनकी हमने बात कर ली है। तो अब हम देखते हैं इनके जो पूरे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बातें कर लेते हैं। तो डायग्राम को फिर से बना लेते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, डायग्राम बन जाएगा, ठीक। उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, सच्चा बन गया क्या, नहीं। अब हमने जो बात की थी एक्सटर्नल लेयर्स की बात तो तुम छोड़ो, सबको पता है नाक से सांस लेते हैं। फिर आती बात ये जो है आपका, ये ऐसे करके ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स। फिर आता है ग्लॉटिस, ठीक। तो सबसे पहली हम बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स क्या है, गला है, गला हिंदी में लिखें, क्या लिखें हिंदी में, फेरिंग्स कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। यार गला है, सांस लेते हो वो भी यहीं जाती है, खाना खाते हो वो भी यहीं जाता है, बस फर्क इतना है कि इसके जो फेरिंग्स है 2 पार्ट है, एक होता है नेजोफेरिंग्स और दूसरा होता है जी ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक। एक और भी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स, लेकिन उसको हम पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो नेजोफेरिंग्स हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया। अब बात आती अगली जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस से पहले भी एक बात कर लेते हैं कि यहीं पर ये बेटा जो आपका ये जा रहा है ना, खुला तो हो गई तभी तो हवा आएगी, यहीं पर एक, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं जिससे आपको देखने में थोड़ी आसानी हो, यहीं पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस, ठीक। और यहीं पर आपका लगा होता है ओरोफेरिंग्स, यहीं ओरोफेरिंग्स होता है। तो है कि इन्होंने खाना तो खाया भाई साहब, हम ही ने खाया, ठीक, हम ही कह लो खाना खाया, तो ये ऐसे खाया ना तो कहीं तो जा रहा होगा, दांत ये तुम्हारे, तुमने खाया यहाँ से, यहाँ दांत है, तो होते वो पीछे से कहीं जा रहा है। तो जब ये खाना गिरता है, ये गिरा खाना, इस पे गिरा, ये तुम ऐसे मान लो कि ये इपीग्लॉटिस है, ऐसे करके जब ये खाना गिरेगा, खाना गिरा तो इसने क्या किया, इसको बंद कर दिया, ये बंद हो गया, खाना फिसल के यहाँ चला गया, फेफड़े में नहीं चला गया, पेट में चला गया। तो इपीग्लॉटिस क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्लोज, इपीग्लॉटिस क्लोजेस द नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स या फेरिंग नेजोफेरिंग ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, जिस समय हम खाना खाते हैं ये एपिग्लॉटिस जो कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इस नेजोफेरिंग्स को बंद कर देता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस को आप बोल सकते हैं मिडिल, इन दी मिडिल ऑफ लैरिंग्स, और दूसरी बात है यहीं पर होते हैं वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं, वोकल कॉर्ड्स भी यहीं पर होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, जो आवाज निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तुमने बरसात के समय में मेढकों की टर सुनी होगी,
कुछ लोग कहेंगे हमने नहीं सुनी है, नहीं सुनी तालाब के पास चले जाना और सुन लेना जाके कि वोकल कॉर्ड जो होते हैं साउंड प्रोड्यूस होती है इससे। अब कुछ और भी चीजें थोड़ा कंफ्यूज हो गई लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा आपको। फिर आता है उसके बाद ट्रैकिया, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, जो कि विंड पाइप कहलाती है, विंड पाइप। ठीक, फिर ये ब्रोंकी है और अंदर डिवीजन होता चला जाता है जिसको कि हम ब्रोंकियोल बोलते हैं, ब्रोंकियोल। ठीक, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये यहां पर प्राइमरी ब्रोंकाई, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाती है। प्राइमरी फिर फर्दर डिवाइड करती है सेकेंडरी में, ये तो प्राइमरी थी, सेकेंडरी में, सेकेंडरी भी डिवाइड करेगी किसमें, टर्शरी में, और टर्शरी भी फर्दर डिवाइड होती है जो कि क्या बनाती है, जो कि बनाती है इनिशियल ब्रोंकियोल। और इनिशियल ब्रोंकियोल ही बढ़ के बना देते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल का जो बिल्कुल अंतिम खत्म हो रहा है यहां पर देखो जी, इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद बिल्कुल लास्ट में यहां चले आओ, ऐसे ऐसे सबकी बना दो यूं करके। अरे बना दो यार, पता तो सबको है ही है कि ये एल्वियोली है, और बना दो, और बना लो, और बना दो। ठीक, ये क्या है, एल्वियोली, बता तो चुके हैं पहले 1.5 करोड़ होते। तो अब तुमने सीक्वेंस देखा क्या, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। और ब्रोंकियोल में कौन कौन सी, ब्रोंकियोल में दो है, एक होती है इनिशियल और एक होती है दूसरी टर्मिनल। एक बड़ा सुपर हिट, बड़ा सुपर फास्ट, मतलब बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और बहुत पूछा भी गया है कि ये जो ट्रैकिया होती है ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड जगह नहीं बची है, कार्टिलेजिनस, बोल दे रहा हूं आप सुन लो, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स की बनी होती, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग की बनी होती। अब ये बेटे तो को कहां तक जाती है कि इसने ट्रैकिया को तो कर ही रखा है, ब्रोंकाई में भी होंगी, ठीक, ब्रोंकियोल में भी होंगी, ब्रोंकियोल में भी, ब्रोंकाई सब में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब में होंगी, और ब्रोंकियोल में भी होगी, कि इनिशियल में भी होगी, टर्मिनल में होगी। ये होता क्यों है, ये होता इसलिए कि ऐसा ना हो कि तुम सांस ले जाओ, इतनी सांस ले लो कि यही फूल के फट जाए, तो उनको रोकता है कि बस करो, औकात में रहो, ज्यादा दिमाग ना खराब ना कर लो। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल का लंग्स में किस तरह से अरेंजमेंट है। अब एक बात और आ जाती है कि जो लंग्स हैं, कि आखिर लंग्स हैं, लंग्स में होता क्या क्या, तो साफ साफ को दिख रहा है कि लंग्स में होते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोली। ये तीनों ही चीजें मिलकर लंग्स को फॉर्म करती हैं, ये तीनों ही चीजें मिलकर लंग्स का फॉर्मेशन करती हैं जी। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जरा लंग्स की भी, है ना, थोड़ा लंग्स की भी बात कर ले। तो देखो भाई, लंग्स को बोलते हैं कि ये जो है बना चुके हैं दो बार। पहली बात तो है ये पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड पूरी तरह से कोनिकल नहीं लेकिन कोनिकल ही इनको कहा गया है, कोनिकल होते हैं, थिन मेम्ब्रेन के होते हैं, थिन मेम्ब्रेन, चौक दूसरी ले लें, इतनी भी कंफ्यूजन ना करें, थिन मेम्ब्रेन, चौक भी बहुत बड़ी बड़ी बच्ची हैं, थिन मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन भी है ये भी कैसी है, ये होती है डबल प्लूरल मेम्ब्रेन, डबल प्लूरल मेम्ब्रेन। किस तरह से देख लो जी, ये से लंग्स बना हुआ है, ये हो गई इनर वाली, ये हो गई आपकी आउटर वाली, इनके बीच में भरा होता है एक फ्लूइड भरा होता है। बहुत कुछ लोग होंगे उतावले हो रहे हैं, पूछ रहे हैं फ्लूइड काहे का होता है, पूछे नहीं जाए कभी, क्या करोगे लड़के, फ्लूइड ये होता है जी इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल, या दूसरी लाऊं मजे नहीं, फीलिंग ही नहीं हो रही थी, पेरिकार्डियल फ्लूइड, नहीं यार ये पेरिकार्डियल तो हार्ट वाले में, प्लूरल फ्लूइड, दिमाग ऐसा नहीं जैसे कार्डियक की बात आती तुरंत ध्यान आ जाता है, ये तो हार्ट से रिलेटेड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक,
ये होता क्यों है? शॉक ना लगे, शॉक एब्जॉर्बर ना लगे, हिंदी में लिख दिया ऐसे ही, शॉक ना लगे, शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। और दूसरी बात, फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन भी ना हो, क्यों? क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे में फिसलती रहती है, इस फ्लूइड की वजह से एक दूसरे पर फिसलती रहती है। तो क्या लैब में देखा होगा, दो कांच की स्लेब, बुक्स में लिखा हुआ है, मैं भी क्या करूँ, कान ढूंढ के लाता, बुक्स का ही मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वही बोल, दो तुमने कांच की स्लाइड ली और उसमें पानी डाल के उसको चिपकाया, तो फिसलती है एक दूसरे पे, फिसलती है, उनको तुम ऐसे ही रख दो, एक बार मेरे साथ हो भी चुका है, रियल बात है, बॉक्स में रख दिया, दोनों एक के ऊपर एक रख दिया, पता नहीं बहुत दिन रखी रही, चिपक गई उसी में चिपक गई, फिर खैर निकल गई, मुझे ठीक से याद भी नहीं। तो इतनी चीजें हो गई, शॉक ना लगे, शॉक एब्जॉर्बर है, फ्रिक्शन भी अवॉइड करता है, तो प्लूरल फ्लूइड की बात हो गई, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इनमें लंग्स जो है, लंग्स बने होते हैं एल्वियोली के, कंप्राइजेस एल्वियोली, हर एक लंग में कितने 1.5 करोड़ एल्वियोली होते हैं। अब लंग्स में ही क्या होता है, लंग्स में ही यहाँ पर एक्सचेंज होगा, तो ये देखो, ये जा रही है यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है, तो ये क्या है, एल्वियोलर एपिथेलियम, एल्वियोलर स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, एल्वियोलर एपिथेलियम, ये क्या है यहाँ पर, बेसमेंट, बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस। और ये तीसरी जो है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक, सबको अच्छी तरह से पता है कहां से क्या एक्सचेंज होता है, इन एल्वियोली में ऑक्सीजन आ जाती है, यही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है यहाँ पर, और ये इसमें CO2 होती है, इसको भेज दिया जाता है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से बेटा हमने देख लिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स हैं, सबको हमने देखा, सब बात कर ली। एक ऐसे मेरा मन कर रहा है बार बार कहने का कि जो सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग वाला है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो एम्फीबियन से अगर हम तुलना इनकी छोड़ो, तुलना अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे, ठीक। तो इतनी चीजें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं, तो कुछ चीजों को हम अभी और पढ़ते हैं, ठीक। तो लाइए हम अपना नया आर्टिकल को शुरू कर रहे हैं, ठीक।